बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना इफ्तार। इससे पेन निकाल के ना जरा इनको दे दो, लगाते रहो साथ साथ। आमना इफ्तिखार लगा लो। अबीरा निसार, अदील अहमद, एमन बेग, आयरिश, आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीजा असलम राना, अमन शहजाद, एमिका शारले, आयशा दिलावर, आयशा खान, अजीन शाह, भूमिका, फातमतुज ज़हरा, हमना शमीम, हनफा महमूद, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरा मोहम्मद अमीन, जवेरिया, लाइबा फैसल, लजवानते, माहम नसीम, माहीन, महरूक भुट्टो, माहिदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, सुनैन अमीन, मोहम्मद नईम खान, मुसना इम्तियाज, निकिता, फरीद, रिफत किफ़ायत, सादिया भट्ट, सना फतानी, सारा शकील, सैयदा अरीबा शाह, सैयदा माहम बतूल, उमैमा मलिक, उमैमा जावेद, विनेश कुमार, वारा फरहान, जुनैरा सलीम, जुनैरा ज़हरा शाह। अच्छा जी, जुनैरा ज़हरा शाह, हाँ इसके भी लगा दें। कौन सा? बस छोड़ दो, वो फिर बाद में रीचेक करेंगे। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, यानी कि आपकी सकाफ़त की झलक जो है वो बाज़ दफ़ा आपके प्रोडक्ट्स जो होती हैं, आपकी चीज़ें जो होती हैं उनसे ज़ाहिर हो रही होती हैं, बाज़ दफ़ा आपके कल्चर से ज़ाहिर होती है, यानी कि आपका जो सोच है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, आपके जो बिलीव्स हैं, इसी तरह आपके जो प्रैक्टिसेस हैं उससे भी ज़ाहिर होती है। तो ये नॉन मटेरियल है। और मटेरियल जो आपकी चीज़ों से ज़ाहिर होती है। फिर इसी में आगे आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, सही है। डोमिनेंट सब कल्चर्स एंड काउंटर कल्चर। अब यहाँ से स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर लें डोमिनेंट कल्चर से, यहाँ से ही शुरू करो। चलो, जो माशरे के अंदर कसीरुल अमल के एतबार से, यानी कि बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहें कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसको इजीली अडॉप्ट कर लेती है बड़ी आसानी के साथ,
वो फैल जाते हैं और मशहूर हो जाते हैं और हर किसी को उसको अडॉप्ट करने में, अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। बड़ी आसानी के साथ वो उस कल्चर को जो है ना अपने अंदर अपना लेते हैं। तो ऐसा कल्चर वो डोमिनेंट कल्चर कहलाता है, जो बड़ी आसानी के साथ बड़ा इजीली आपकी लाइफ में सरवाइव कर जाए, आपके साथ जुड़ जाए और आप उस पर अमल भी करने लग जाएं। ठीक है, जैसे हम मुसलमानों में आम तौर पे आप देखें तो जो एक मुस्लिम कल्चर है, जो एक हमारी इस्लामी सकाफ़त है, तो उसको अक्सर नेचुरली भी देखा जाए ना तो हम मुस्लिम्स अपनाने में हमें कोई ऐसी आर नहीं आती है। हाँ, ये अलग बात है कि हम फिर मुआशरे की वजह से मजबूर होकर बाज़ दफ़ा अपना कल्चर ही छोड़ देते हैं, वो एक अलग मामला है। चलें आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी ख़ासियतें क्या हैं? आम तौर पे देखा जाए ना तो फिर इस कल्चर को जो है आपके सरकारी लेवल पर भी, गवर्नमेंटल लेवल पे भी इसको जो है ना मान लिया जाता है, चूँकि ये बड़ा आम हो जाता है कल्चर। और देखा जाए तो आपकी ट्रेडिशंस में भी और तमाम दूसरी चीज़ों के अंदर भी ये एक तरह से जो सोसाइटी होती है, जो आपका समाज होता है, जो आपकी कौमियत होती है, तो आपका जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो भी उसी के एतबार से उसी कल्चर को जो है ना अडॉप्ट भी करने देती है, फिर रोका भी नहीं जाता। लेकिन आम तौर पे बाज़ कंट्रीज़ के अंदर आप देखें तो वहाँ पर जो उनका अपनी ही सकाफ़त है, अपना जो कल्चर है, उससे हटने भी नहीं दिया जाता। जबकि अक्सर कंट्रीज़ के अंदर ऐसा कोई ख़ास कानून नहीं है इस हवाले से कि आपको किसी भी कल्चर को अडॉप्ट करने से रोक दिया जाए या मना कर दिया जाए, लेकिन बाज़ ममालिक में है। देखा जाए तो शरीयत के अंदर तो ऐसा है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो फिर तो ये बातें हैं कि मुसलमान चाहे वो मर्द या औरत है, अपनी सकाफ़त से उसको हटने नहीं दिया जाता। अपने तौर तरीक़ों से जो इस्लामिक हैं उनसे उसको हटने नहीं दिया जाता, उसको रोका जाता है। और यही चीज़ किसी भी देखा जाए सोसाइटी की कामयाबी की एक बड़ी निशानी भी होती है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एक इंसान है जो नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो जो कल्चर और सकाफ़त और जो उसका लिबास है, हर चीज़ उससे ये साबित हो रहा है कि जी ये तो मुसलमान नज़र आ रहा है, तो ये एक धोखा देने वाला अमल है जिसको इस्लाम हरगिज़ जो है ना बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी, बल्कि इस्लाम को तो छोड़ें, जो दुनिया का कोई भी मज़हब है या कोई भी मुल्क है, वो भी इस बात को, इस चीज़ को जो है ना बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे ही अगर कोई मुसलमान है वो नॉन मुस्लिम वाला कल्चर अपनाता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी ज़ाहिर है फिर कोई दूसरा मज़हब का, जो उस मज़हब का रहनुमा है, वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए भी ये ख़तरनाक अमल है। चले भाई नेक्स्ट लड़की पढ़ लें, सब कल्चर यहाँ से सेकंड रो से पढ़ लें। While they participate in the dominant culture, subcultures also have their unique values, norms, and characteristics. Subcultures can enrich based on factors such as ethnicity, religion, age, profession, or shared interests. Member of subculture may adopt distinctive clothing, language, or behavior that set them apart from the dominant culture. एक तो देखें डोमिनेंट कल्चर है ना, जो कहा जाता है कि गालिब कल्चर है, अक्सरियत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस पर उसको अडॉप्ट कर रही है, उस पर अमल कर रही है, और आपकी गवर्नमेंटल सिस्टम भी उसको जो है ना उसमें रिलैक्सेशन दे देता है। लेकिन एक है सब कल्चर्स, जैसे आप देखें तो पाकिस्तान में जो मेन कल्चर है वो इस्लामिक है, और सब कल्चर्स में आप देखें तो बहुत सारे कल्चर आपको नुमाया नज़र आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें देखें तो आपको ज़बानें भी अलग दिखेंगी, लिबास भी बहुत सारे अलग दिखेंगे,
लेकिन फिर भी वो कल्चर जो है ना इस्लाम के एंटी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुसलमानों ने उन सब कल्चर्स को अपनाया। ये ज़ेली कल्चर्स कहलाते हैं, जो एक गालिब कल्चर के मातहत होते हैं, और गालिब कल्चर जो है डोमिनेंट, वो एक सुपीरियर कल्चर कहला रहा होता है, और वो जो है ना उनसे आगे बढ़ा हुआ होता है। लेकिन ये एक सेपरेट और मुमताज़ कल्चर होता है जो सब कल्चर कहलाता है। चंद लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी के कि वो उस कल्चर को पसंद कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं। उनकी ज़बान अलग होती है, उनका तौर तरीके, उठने बैठना, उनका रहन सहन, उनकी लिबास, हर चीज़ उनकी जो है ना वो सब कल्चर वाइज डिफरेंट होती है। लेकिन ये बात जो है ना वो सब में कॉमन होती है कि जो उनका समझ लें कि डोमिनेंट कल्चर है उसके मुखालिफ नहीं होगा ये कल्चर। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सब कल्चर में कोई ऐसे कपड़े पहन रहा है या ऐसा कोई प्रैक्टिसेस कर रहा है, चाहे वो मटेरियल वाइज हो या नॉन मटेरियल वाइज भी हो, कि वो बिल्कुल उसके डोमिनेंट कल्चर के एंटी हो जाए, बिल्कुल उसके मुखालिफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सब कल्चर की जो खुसूसियात हैं ना उनमें आप गौर करेंगे तो हमारी जो है ना वो मज़हब, हमारा उम्र, हमारी एज जो है, सकाफ़तें, हमारी नस्ल, इसी तरह मुश्तरका जो हमारे मफादात होते हैं, जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एक जैसी मुश्तरका ही होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना वो इस्लामिक व्यू पर ही रहेगा। जैसे हम पाकिस्तान को अगर ले रहे हैं तो उस एतबार से, इसी तरह अगर हिंदुस्तान को आप ले लेते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो उनका अपना हिंदी कल्चर है वो पूरे कंट्री पर डोमिनेंट है। लेकिन उसके मातहत सब कल्चर्स तो बहुत सारे हैं और बड़े बड़े उसके अलग अंदाज़ हैं। लेकिन उन तमाम सब कल्चर्स में से भी कहीं से ये झलक या ये इजहार नहीं होगा कि वो इस्लाम की प्रचार कर रहे हो या हिंदू मज़हब के मुखालफत की प्रचार कर रहे हो, यानी कि उसको जो है ना मशहूर कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो सब कल्चर्स जिधर भी होंगे, जिस माशरे में भी होंगे, जिस कंट्री में भी होगा, तो लेकिन वो डोमिनेंट कल्चर के एंटी नहीं होगा, चाहे वो मटेरियल हो, नॉन मटेरियल हो, या किसी भी चीज़ के अंदर वो ज़ाहिर हो रहा हो। बात समझ आ गई? बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अगर नहीं समझ आई तो बता दें। चलें, काउंटर कल्चर। आपका नंबर है ना, किसी आप दोनों में से किसने पढ़ा था पहले? चलें, काउंटर कल्चर आपको एक तो जो है ना इस वर्ड से भी समझ आ रहा होगा। काउंटर कल्चर इज़ अ सब कल्चर हुज वैल्यू, बिलीव्स एंड नॉर्म्स डिवाइड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज ऑफ द डोमिनेंट कल्चर, अनलाइक सब कल्चर्स which coexist with the dominant culture. Counter culture often reject or challenge mainstream social लिखा है ना, social norms। हाँ, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काउंटर कल्चरल मूवमेंट्स कैन अराइज एज अ रेस्पॉन्स टू perceived social injustice, political issues और cultural norms. Counter cultural groups may actively resist and oppose elements of the dominant culture. यानी कि इसका मतलब ये है कि देखें, इसकी खुसूसियात को पहले समझ लें तो आपको इंशाल्लाह आगे वो सारा कुछ समझ आ जाएगा कि काउंटर कल्चर की ख़ासियत ये है कि ये सकाफ़तें जितनी भी हैं ना, वो तमाम सकाफ़तों के दरमियान भी बाज़ दफ़ा जो है ना आप देखेंगे तो बहुत सारे आपस में जो है ना मसाइल होते हैं। कि आप देखें तो उर्दू स्पीकिंग है, जैसे हम अपनी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो महाजिर हैं, अब इनको जो है ना वो सिंधी कल्चर इतना समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता। ऐसे ही कोई अगर पंजाबी है तो उसको भी जो है ना उर्दू स्पीकिंग का कल्चर इतना समझ नहीं आएगा।
और इसी तरह और किसी ज़बान वाला है, बलोची है, तो उसको जो है ना अपना ही कल्चर ज़्यादा नुमाया और वाज़े और अच्छा लगेगा। तो जब उसको दूसरा कल्चर जो है इतना बेहतर नहीं लगेगा तो फिर ये एक किस्म के मसाइल हैं। अब ये चीज़ें सिर्फ़ इस कल्चर तक ही महदूद नहीं रहती हैं, बल्कि सकाफ़त से आगे बढ़कर ये आपकी मुख्तलिफ़ डिफरेंट तहरीकों के अंदर भी आ जाती हैं, समाजी मामलात के अंदर उसमें जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उसमें भी आ जाती हैं, सियासी जो मसाइल होते हैं उसमें भी आ जाती हैं, फिर इसी तरह सकाफ़ती उसूल जो होते हैं उनमें भी ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सरायत कर जाती हैं। तो लेकिन क्या है कि डोमिनेंट कल्चर जो है इसको तो सुपीरियर ही रहने दिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो इसको तो सरकारी जो है ना असर रसूख भी हासिल होता है। लेकिन जहाँ तक सब कल्चर की बात है वो भी काबिल बर्दाश्त होता है। लेकिन जो अब काउंटर कल्चर है ना, ये थोड़ा सा मुखालफत की तरफ आ जाता है, ख़ुसूसन सब कल्चर्स वाइज। उससे इसका जो है ना काफ़ी यूँ समझ लें कि एक तरह का तनाव है। लेकिन डोमिनेंट कल्चर की मुखालफत काउंटर कल्चर भी नहीं कर सकता। चाहे ऐसे लोग हैं जो दूसरे कल्चर्स को, सकाफ़तों को नापसंद भी करते हैं अगरचे, फिर भी लेकिन वो डोमिनेंट कल्चर के मुखालफत नहीं कर सकता काउंटर कल्चर। ये क्या है काउंटर कल्चर जो आपको समझ आया? जी, इस तीसरे वाले टाइप को समझना ज़्यादा अहम है। फर्स्ट और सेकंड तो बहुत इजी है। काउंटर कल्चर क्या होता है? जो नापसंद करता है सब कल्चर को, लेकिन डोमिनेंट कल्चर के मुआफिक होता है, उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। बहुत से माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे कल्चर और दूसरी सकाफ़तों को पसंद नहीं करते, ठीक है ना, नहीं पसंद करते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं माशरे के अंदर भी। तो जैसे आप पूरी दुनिया भर में ऐसा है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है, तो हम एग्ज़ाम्पल में समझाने के लिए इस तरह कह रहे हैं, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि बाज़ लोगों का जो अपना कल्चर है ना वो दूसरे कल्चर को अपने कल्चर में दाखिल नहीं होने देते। अपने अंदाज़, अपने तौर तरीके, उनके रहन सहन, उनके ओढ़ना बिछोना, हर चीज़ जो है वो एक नस्ल दर नस्ल जो है ना वो चल रही है, उसी के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं। वो दूसरे कल्चर को पसंद नहीं करते, बस ये उनकी एक आदत होती है, मजबूरी होती है, या जो भी होता है उसको आप समझ लें। हाँ जी, क्या समझ आ रहा है? काउंटर कल्चर क्या समझ आया है? कौन समझा सकता है? दोबारा पढ़ो इसको भाई, आप पढ़ें, आप आई हैं ना अभी। काउंटर कल्चर। Counterculture is subculture whose values, beliefs, and norms divide significantly from those of the dominant culture, and then subcultures which coexist with the dominant culture. Countercultures often reject or challenge mainstream social, societal norms, characteristics. Counterculture movement can arise as a response to perceived social injustice, political issues, or cultural norms. Counterculture groups may actively resist and oppose elements of the dominant culture. हाँ जी, क्या समझ आया? Religious subcultures को against और अपने कल्चर में चेंजेस नहीं आते और डोमिनेंट कल्चर को रिजेक्ट नहीं करता लेकिन उससे अडैप्ट नहीं करता। हाँ फिर भी सही है। और किसको क्या समझ आया? काउंटर कल्चर जो है वो डोमिनेट जो कल्चर है उससे अपोजिट होता है, डोमिनेंट कल्चर से अपोजिट होता है। अपोजिट तो नहीं कह सकते, उसके यानी कि मुआफिक होता है, उसके मुताबिक होता है, लेकिन सब कल्चर से बिल्कुल अपोजिट है, सब कल्चर से मुखालफत करता है, उसके अपोजिट है। यानी कि यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो काउंटर कल्चर है ना,
ये आम तौर पे जो है ना जितने भी दूसरे कल्चर होते हैं ना उनको रिजेक्ट कर रहा होता है भाई, पसंद नहीं करते हैं ना। बाज़ कल्चर वाकई ऐसे होते हैं दुनिया में, इसको आसान करके यूँ समझ लें, जैसे मैंने आपको इस्लामिक कल्चर की बात की, तो मुसलमान कभी इस बात को बर्दाश्त करेगा कि वो हिंदू से शादी कर ले? नहीं करता। मतलब रहते रहे एक ज़माने अरसे तक, लेकिन ये मामलात कभी नहीं हुए और ना करते थे, ना मुसलमान चाहते थे ना हिंदू चाहते थे। ना मुसलमान कभी उनके जो है मंदिर में जाकर घंटे बजाते थे, ना वो जो है ना उधर जैसे वो पूजा करते हैं उसको, मतलब वो बुरा भी नहीं कहते थे लेकिन ख़ुद नहीं करना चाहते थे, ख़ुद कभी नहीं करते थे मुसलमान। ऐसे ही हिंदू ज़ाहिर है मस्जिद में आकर और जी फजर की नमाज़ जमात के साथ मुसलमानों के साथ पढ़ लें, ऐसा वो नहीं चाहते थे, कभी नहीं करते थे। तो यही चीज़ तो काउंटर कल्चर है कि अपने तौर तरीके और सकाफ़त और कल्चर पे रहते हुए और दूसरे के कल्चर को बिल्कुल भी यानी कि वो नहीं अपनाते। ख़ुद बुरा कहना वो अलग मसला है, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये काउंटर कल्चर है कि ऐसा, अच्छा दुनिया में बाज़ कल्चर ऐसे हैं, बाज़ मज़ाहिब के वो सकाफ़तें ऐसी हैं कि उनके यहाँ कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं भाई चाहे जो है ना बुधवारे में चले जाओ, चाहे चर्च में चले जाओ, चाहे हिंदू के उसमें गिरजाघर में चले जाओ, चाहे मस्जिद में चले जाओ या जिधर भी चले जाओ, कोई मसला नहीं है। किसी के भी खुदा को पुकार लो, सबका एक ही। नई बात समझ आ रही? तो उनके यहाँ फिर ये मामला नहीं है, काउंटर कल्चर। वो बस एक डोमिनेंट कल्चर को मानने वाले ऐसे भी लोग हैं, बात समझ गए। लेकिन अक्सरियत ऐसी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में ऐसे लोग नहीं पाए जाते कि जो इस बात को मान लेते हों कि तमाम कल्चर ठीक हैं, तमाम जो सकाफ़तें हैं वो सही हैं और हर एक का तरीक़ा वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत कम है। शायद किसी के मज़हब में हो तो वो शायद धैर्य ही होंगे, जो खुदा को भी नहीं मानते, तो वो तो फिर जब अपने बनाने वाले को, कायनात बनाने वाले को ही नहीं मान रहे, तो उन्होंने क्या किसी कल्चर को मानना या सकाफ़त को तस्लीम करना या फिर डोमिनेंट सब कल्चर या काउंटर कल्चर को क्या मानना। वो तो फिर खुली इजाज़त और खुली छूट दे देंगे। और ये सोच बड़ी माज़रत के साथ जो इधर बात करना ज़रूरी चाहिए वो ये है कि हमारे अंदर भी पैदा होती जा रही है कि अरे जी ये क्या होता है मज़ाहिब से और ये अदियान से और जी इन प्रैक्टिसेस से, इन बिलीफ से, और जी वो किसी ने जो है ना सफ़ेद टोपी तो किसी ने पीली तो किसी ने काली, किसी ने नीली, तो फ़लानी ढिमकानी, ये तेरी मस्जिद, ये मेरी मस्जिद, ये उसकी मस्जिद, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। छोड़ो जी, बस हमने तो अल्लाह की माननी है, उसके रसूल की माननी है, बस बाकी हमने किसी इंसान की नहीं माननी। ये एक मैं आपको सोच बता रहा हूँ, आज नौजवान नस्ल की ये एक सोच बनाई जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है। बात समझ आ रही है? गलत क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ कि जी छोड़ो इन सारे बखेड़ों को और इन परेशानियों को, और बस आप अल्लाह की माने, उसके रसूल की माने, बस अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ये तो कुरान में भी आया है। लेकिन आगे तीसरी बात वो छुपा देते हैं, पूरी बात कहते हैं ना कि तस्वीर का पूरा रुख दिखाना चाहिए। अगर आप 10% बात भी छुपा दें तो बात तो पूरी ना समझ आई ना। पूरी बात समझने के लिए तो फिर आप बोलेंगे यार पूरी आयत तो सुनाओ ज़रा। तो वो क्या है कि फिर अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ये पूरी आयत है। थर्ड ऑप्शन को वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर दें, मिटा के। और आज के नौजवान को, अच्छा हमारे भी नौजवानों की गलती ये है कि वो कुरान को पढ़ते सीखते नहीं है। हालांकि अगर रोज़ाना कुरान को थोड़ा थोड़ा, मैं तो समझता हूँ कि आप अब तो यूट्यूब भी मौजूद है, आपके पास वीडियोस हैं, एक से एक स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह, उनकी रिकॉर्डेड पूरे कुरान की तफसीरें मौजूद हैं, उर्दू में लिखी हुई तफसीरें आपको मिल जाती हैं, तर्जुमे मिल जाते हैं। आप ख़ुद भी लेके बैठ जाए ना, खोल के एक तफसीर सामने, तर्जुमा भी है उसमें,
और एक वीडियो भी चलें सामने, चला लें, कुरान भी रख लें और समझें, रोज़ाना भले 10 मिनट ये काम करें, तो आप थोड़े अरसे में इतने माहिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, कुरान को आप कितना कुछ समझ जाएंगे। फिर आपको इतनी आसानी से कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। लेकिन हम ये काम भी नहीं करते। या एक टीचर रख लें कम से कम, उसके पास चले जाएं 10 मिनट के लिए मस्जिद में या जहां वो बुला ले, 10 मिनट बैठ के उससे कुरान रोज़ समझें, तो आप रियल मुस्लिम जिसको कहते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आप बनना शुरू हो जाएंगे, असल मुसलमान जो होता है। तो ये फिर आपको कुरान के हवाले से कोई गुमराह नहीं कर सकता। बात समझ आ गई? वरना लोग बहुत ज़्यादा गुमराही की तरफ, नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। जैसे ये एक पॉइंट मैंने बताया ना, तो वो कहते हैं जी क्या इन फ़िरक़ों के पीछे, हालांकि फ़िरक़ों का ज़िक्र तो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। इसका मतलब अगर आप इसको बुरा मानते हैं, जानते हैं, बेटा बंद कर, तो इसका मकसद हुआ कि आप अपने नबी की बात को बुरा मान रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, हदीस को बुरा कह रहे हैं। ये तो फिर कितना गलत जहन बना दिया ना उन्होंने, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़यामत से पहले 72 फ़िरके बनेंगे, और अगर ना बने जैसा कि आप चाह रहे हैं या हम चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कि हमारे नबी की बात झूठी हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, कि आपने तो कहा ना कि बनेंगे और आप कह रहे हैं ना बने। बात समझ आ रही है? तो वो तो ठीक है, बनते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फिर आगे फरमाया कि एक उनमें से हक़ पर होगा, और हक़ पर होने की निशानियां बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। कि एक सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि उनकी ज़िंदगियां बिल्कुल आपको सादी नज़र आएंगी, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बिल्कुल सादा थी। ढोल ढमक के और ये ईदें और फलाने और ढिमकाने और ये सब उसमें नहीं मिलेगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने हर शोबे में मेहनत करी, हत्ता कि जिहाद के शोबे में आप बिल्कुल आगे आगे, तो वो जमात हर शोबे में मेहनत कर रही होगी, खुसूसन जिहाद में। सिर्फ खाने पीने के कामों में आगे नहीं होगी, बल्कि जिहाद में सबसे आगे आगे होगी। और वही हक़ पर होने की वजह से शहादत के मर्तबे पे फाइज होंगे उनके लोग। अब आप इस सारे गुज़िश्ता जब से पाकिस्तान बना, उससे पहले भी जब पूरा आप सर्वे करेंगे ना और स्टेट्स निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा वो एक वाहिद ही ऐसी जमात है जिसको टारगेट किलिंग में भी माशाल्लाह शहीद कर दिया जाता है, और जो जिहाद के डिपार्ट के अंदर भी सबसे आगे है, और उन्हीं की ज़िंदगी सबसे सादी है। ये तीनों निशानियाँ उनके अंदर है माशाल्लाह। और ये थोड़ा सा आप समझदार हो जाए ना, कुरान ऐसे पढ़ना शुरू कर दें, आपको खुद ही आइडेंटिफाई हो जाएगा वो कौन है। फिर आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाएंगे वो कौन लोग हैं। तो जब तक लेकिन कुरान नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। बहरहाल, तो काउंटर कल्चर यही है कि जैसे एक हिंदू भी इस बात को पसंद नहीं करता, और एक मुसलमान भी इस बात को पसंद नहीं करता, एक क्रिश्चियन भी नहीं पसंद करेगा, एक यहूदी भी नहीं करेगा, तो वो उस एतबार से काउंटर कल्चर हो गया। चलें आगे। अब देखो, आइडेंटिफाई एज एज अ टाइप ऑफ कल्चर। अब क्या तुम्हें इधर समझ आ रहा है? वहाँ से बताना शुरू करो। कौन सा? होली वाला कौन सा है? ये वाला। तो पहले तो इसमें ये बताओ ना, मटेरियल और नॉन मटेरियल, फिर ये बताओ डोमिनेंट, सब कल्चर और काउंटर कल्चर। ये फिर दोनों चीज़ों में से आप बताएं। पहले तो ये समझ आए ना कि मटेरियल कल्चर इनमें कौन कौन से, जो आपको चीज़ों से वाज़े हो रहा है कि हाँ जी ये तो मुझे लग रहा है कि ये फलाना, हाँ हेलोवीन चीज़ों से समझ आ रहा है, होली उनके जो रंग कलर हैं उससे समझ आ रहा है, हाँ वो वाले में, यानी कि जो कुरान रखा हुआ है, हैप्पी लिखा हुआ है, इस चीज़ों से, उनके मटेरियल से समझ आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो ये दो पिक्चर हैं, ये वाली, इनमें क्या समझ आ रहा है? ये वाली और ये वाली।
अच्छा, नॉन मटेरियल है। और वो वाला राइट हैंड साइड ऊपर वाला नॉन, यानी कि यूँ कह सकते हैं काउंटर कल्चर। वालेकुम। और ये जो है ये डोमिनेंट कल्चर नीचे वाला, और बाकी ये तीन जो हैं इनको आप सब कल्चर्स कह सकते हैं। ठीक है, डोमिनेंट नहीं होगा फिर क्या होगा? ये वाला सब कल्चर में आएगा, ये जो है ये सब कल्चर्स में आएगा ना, या डोमिनेंट कल्चर में आएगा। और ईद वाला जो है ये डोमिनेंट कल्चर में आएगा, क्योंकि देखा जाए तो डोमिनेंट में भी आएगा और काउंटर में भी आएगा ना। ये दूसरे कल्चर को भी तो नहीं तस्लीम करते ना, इस्लामिक कल्चर है सेम, तो वो उसकी मुखालफत भी नहीं करते लेकिन उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, मानते भी नहीं है। ठीक है ना, बस ये इसी तरह से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। ये देख रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है कल्चर को थोड़ा सा डीप में जाकर, तो आपको क्या क्या समझ आ गया उससे, समझ गए? ऐसे ही यहाँ पर भी है। ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ही जो कल्चर है ना उसी को इन्होंने डिफ़ाइन करा इधर। डिफरेंट कल्चर है, सब कल्चर्स इन पाकिस्तान, स्मॉलर डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ डेट एग्जिस्ट विद इन अ लार्जर सोसाइटी। चूँकि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी यूँ समझ लें कि रियासत है, इस रियासत के अंदर बहुत सारे कल्चर और ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं। यूनिफॉर्मिटीज़ एंड वेरिएबिलिटीज़ अमंग पाकिस्तानी सब कल्चर्स। Cultural uniformity, the similarity among the different culture is called culture uniformities. Uniformity of culture is meant by sharing the same type of cultural pattern by the different group of people. यानी कि जो हमारा एक तरीका है ना उसको हम हर एक के साथ बांटते हैं, तकसीम करते हैं, शेयर करते हैं, और हम इस बात को पसंद भी करते हैं कि कोई हमारे कल्चर को पसंद कर ले और उसको अडॉप्ट कर ले, अपना ले। चुनांचे दुनिया में बहुत दफ़ा ऐसा होता भी है, बाज़ कल्चर जो आपके यानी कि जो डोमिनेंट कल्चर है ना उससे मुआफ़क़त खा रहे होंगे ना, यानी कि उससे वो मिलते जुलते होंगे तो आपको ज़रूर पसंद आ जाएंगे। जैसे आप इस्लामिक कल्चर को देखें तो इस्लामिक कल्चर में भी सिर्फ़ एक सेम कल्चर नहीं है जो हमारे यहाँ बस शलवार कमीज़ का रिवाज है, बल्कि आप अरबों में जाएं तो आपको जुब्बा स्टाइल मिल जाएगा, फिर वो रिंग और उसी तरह रुमाल का यूज़ करना। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोग भी जाते हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ जाते उम्रा करके आ रहे हैं, हज करके आ रहे हैं, तो हम उनको देखते हैं जी उन्होंने रेड कलर का रुमाल डाला हुआ है और रिंग भी पहन लिया, जुब्बे भी वहाँ से ख़रीद के ले आए पहन रहे हैं और कई सालों तक। और बाज़ ऐसे भी लोग हमने खुद देखे कि ज़िंदगी भर उन्होंने उसी कल्चर को अपना लिया, अपने तरीक़ों को छोड़ दिया। तो बहरहाल ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। अब किसका नंबर था? इस रो में था ना, तीसरी रो में नंबर शुरू हो रहा है। हाँ देखें, द पीपल इन स्पाइट ऑफ सम डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेजेस, customs and traditions commonly follow one religion of Islam. This is the religion which is practiced by all people of Pakistan. ये जो हमने पढ़ा ना, एक तो डोमिनेंट कल्चर, एक हमने पढ़ा सब कल्चर। तो सब कल्चरल वाइज देखा जाए तो जो ये ज़ेली सकाफ़त है ना, ये भी नुमाया तौर पर एक अलग कल्चर होता है और ये दूसरी सकाफ़तों के अपोज़िट होता है। जो डोमिनेंट कल्चर होता है उसके साथ साथ तो ये ठीक है उससे मुआफ़क़त खाता है, यानी कि उस जैसा रहता है, उसकी मुखालफत नहीं करता।
और जो मैंने आपको बात बतलाई ना कि लेकिन इसके उसूल ऐसे होते हैं कि वो आप देखें तो वो चैलेंज कर रहे होते हैं दूसरे कल्चर को। रिलीजियस कल्चर आम तौर पे ऐसे ही होता है। किसी भी मज़हब का जो सकाफ़त होगी ना, उसका अंदाज़ ऐसा ही होगा। जैसे वो मैंने आपको बतलाया ना कि कोई सा भी मज़हब होगा तो वो दूसरे मज़हब को उस एतबार से पसंद नहीं करेगा कि जो बिलीफ वाइज होते हैं आम तौर पे। इसी तरह जो मटेरियल वाइज हों या नॉन मटेरियल वाइज हों, यानी कि जो अकायद और सोच के एतबार से होते हैं, फिर इसी तरह आपके कपड़ों से जो नुमाया हो रहे होते हैं। लेकिन ये कि मटेरियल वाइज को तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, नॉन मटेरियल वाइज कल्चर को कोई भी रिलीजन जो है ना बर्दाश्त नहीं करता। नॉन मटेरियल वाइज क्या है कि जो आपके अकायद हैं, कि आपका अकीदा ये हो कि जी खुदा तो लाखों की तादाद में है और आप ये कहें कि मैं तो मुसलमान हूँ, तो इसको इस्लाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हत्ता कि इसको तो हिंदू रिलीजन जो है वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं, फिर आप मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, जबकि आप के बिलीव जो हैं वो हम हिंदुओं वाले हैं, तो फिर आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं? फिर तो आप हिंदू हैं ना, जब आपका बिलीफ ही हमारा वाला है। तो इसी तरह अगर कोई इसके मुखालिफ करे कि जी मैं तो एक ही कोई खुदा मानता हूँ लेकिन जी मैं हिंदू हूँ, मेरा रिलीजन क्या है हिंदुइज़म, तो ज़ाहिर है फिर भी दोनों तरफ से इसको नहीं माना जाएगा, इस बात को कहा जाएगा ये तो गलत हो गई। तो रिलीजियस वाइज जो है ना, मजहबी एतबार से भी कभी भी जो है ना नॉन मटेरियल यानी कि जो आपके बिलीव्स होते हैं ना, उसमें भी शेयरिंग जो है ना, शेयरिंग ऑफ कल्चर को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। नई बात समझ आ रही? क्या बात समझ नहीं आ रही बताओ? मुश्किल है। नॉन मटेरियल ये होता है कि आप अपने अकायद, जो आपके बिलीव्स होते हैं, जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि चीज़ों से हट कर आपके अंदर जो सोच होती है, जो आप अमल कर रहे होते हैं, जो आप जो है ना सोच रहे होते हैं, जो आपके नज़रियात होते हैं, वो सारा नॉन मटेरियल कल्चर कहलाता है। तो आप अपना बिलीफ कुछ और रख रहे हैं कि भाई खुदा तो लाखों की तादाद में है, हत्ता कि मेरे वालिदैन ये भी खुदा हैं, तभी मैं उनके पैर चूम लेता हूँ, सजदा कर लेता हूँ उनको भी, इनके अंदर भी मुझे खुदा नज़र आता है। समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये एक आप बिलीफ रख रहे हैं और आगे से आप ये कह रहे हैं जी मैं तो मुस्लिम हूँ, आई एम अ मुस्लिम, मैं तो मुसलमान हूँ पक्का। तो बिलीफ आपका क्या है? नॉन मटेरियल कल्चर है, लेकिन उसके अंदर भी आप जो है ना डोमिनेंट कल्चर को सब कल्चर के साथ, या फिर यूँ समझ लें कि जो हमने लास्ट थर्ड टाइप पढ़ी वो क्या थी, काउंटर कल्चर, उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस सूरत में, इस कंडीशन में भी आप जो है ना फिर क्या मसला आ रहा है, रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी, कि आप ये शेयरिंग गलत कर रहे हैं कि आप नॉन मटेरियल के अंदर भी कोई भी मज़हब जो है ना इस तरह की कल्चर शेयरिंग को बर्दाश्त नहीं करता, नहीं मानेगा इस बात को, अगरचे आपके ठीक है। हाँ ये है कि अगर मटेरियल कल्चर के अंदर आप ऐसा कोई अमल करें ना तो वो काबिल बर्दाश्त होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक हिंदू ने मुसलमानों के कपड़े पहन लिए, कोई मसला नहीं है, पहन लिए तो पहन लेने से वो जो है ना मुसलमान नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे? इसी तरह किसी मुसलमान ने ऐसा अमल कर लिया, कलंग लगा ली या फिर उनका तराना पढ़ लिया या ऐसा कोई काम कर लिया, तो उससे भी वो हिंदू नहीं बन जाएगा, मुसलमान, और ये काबिल बर्दाश्त होगा। लेकिन अकायद के अंदर, बिलीफ के अंदर जब आपने, मकसद ये तो मैं दुनियावी बात आपको बता रहा हूँ ना, अगर इसी को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे ना, सोचें, तो वहाँ पर तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर दोनों में शेयरिंग जो है ना बिल्कुल कतई ममनू है, मना है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि वहाँ पे मसला क्या है कि एक अगर मिसाल के तौर पर मुसलमान है और उसने हिंदुआना चीज़ें अपने जिस्म पर इम्प्लीमेंट की हुई हैं, जी जी,
और वो खुदा न खास्ता उसी हालत में मर गया, तो अब कोई उसको जानता नहीं है और जी उसकी लाश किसी को मिली, तो इस्लाम ये कहते हैं भाई जो उसके जिस्म से चीज़ें ज़ाहिर हो रही होंगी ना, उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। अब उसके जिस्म से तो ज़ाहिर क्या हो रहा है कि ये हिंदू है, तो लिहाजा उसे जो है ना फिर दफनाया वगैरह नहीं जाएगा, उसके मामलात वो हिंदुओं के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, वो करें जो करना है। बात समझ रहे हैं? तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी के मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके मज़हब में उसकी जो भी आसमानी किताब है, रूहानी किताब है, वो क्या कहती है, वो फ़ैसला उसके मुताबिक होगा। ये तो हम एक दुनियावी कल्चर की बात पढ़ लें तो उसमें भी देखें ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। बहरहाल लैंग्वेज और ये डिफ़र करने वाली चीज़ें भी हैं। ये पॉइंट क्या है कि जो डिफरेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस करने वाले हैं एक कल्चर को दूसरे के दरमियान। सबसे पहली बात होती है उसमें रिलीजन की, दूसरे नंबर पे बात आ जाती है, पढ़ें कौन है, किसका नंबर, लैंग्वेज। देखो जो हमारे यहाँ डोमिनेंट लैंग्वेज होगी ना रियासत पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या है, उर्दू है। ऑफिशियली भी उर्दू है, हमारी कौमी ज़बान है। लेकिन बहुत से लोग हैं कि उन्होंने आज तक उर्दू बोली ही नहीं है, पाकिस्तान में रहते, उनको उर्दू आती ही नहीं है बेचारों को। वो पश्तो बोल रहे हैं, सरहदी बोल रहे हैं, बलोची कह रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं या और कोई ज़बानें बोल रहे हैं। तो इससे इसका मकसद तो ये नहीं हो जाता कि वो पाकिस्तान के फिर रिहायशी नहीं है, ऐसा नहीं है, या पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं है, पाकिस्तान नेशनल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। दूसरा ये कि जब उनसे पूछा जाए जी आप कौन हैं, तो वो कहते हैं हम पंजाबी हैं। अरे भाई आप कौन हैं, आपसे मतलब है कि आप मुसलमान हैं, तो आप पहले पंजाबी हैं या पहले मुसलमान हैं? नहीं जी हम तो पंजाबी हैं बस। उनको यही नहीं पता है कि मतलब मुसलमान, इस्लाम और वो चीज़ें तो बेचारों ने असबियात के अंदर इतनी पीछे छोड़ दी कि जिसको ख़ुद इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए थे कि ये नहीं करना है, और हम वही करने लग गए। फिर वही ज़माने जाहिलियत में जो हो रहा था ना कई सालों पहले, तो वही उधर ही हम वापस आ गए। और अब हम वही बात कह रहे होते हैं जी मैं तो सिंधी हूँ। अरे भाई सिंधी आप पहले थोड़ी हैं, आप सिंधी पैदा हो गए थे क्या? मुसलमान पैदा हुए थे ना पहले तो। फिर आपका जो आगे मकसद आपका कल्चर है, मज़हब है, ठीक है वो बहुत आप पर गालिब है माशाल्लाह, लेकिन मसले की बात यह है कि आप सबसे पहले क्या हैं, मुसलमान हैं। सबसे पहले हम क्या हैं भाई, मुसलमान है। पाकिस्तानी भी बाद में, बाज़ ऐसे होते हैं यानी कि और मुल्क की माशाल्लाह बेहतरी के लिए समझ लें या मुल्क की मोहब्बत में इस कदर डूबे हुए होते हैं कि जी आई एम पाकिस्तानी, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। अरे भाई आप पाकिस्तानी तो हैं लेकिन उससे पहले भी तो आप कुछ हैं। नहीं आई एम पाकिस्तानी, पहले भी हम पाकिस्तानी थे बात। अरे भाई ये थोड़ी होता है। तो ये मकसद है, हकीकत है, फैक्ट है कि जब आप बाज़ दफ़ा किसी से वैसे ही सवाल करेंगे ना तो वो ऐसे ही जवाब देगा। तो लेकिन ये कि आपको अगर ना भी बताएं ना और आपकी एक ज़बान जो आप बोल रहे हैं तो वो आपको दूसरे से नुमाया कर देती, अलग कर देती। अब उर्दू वाज़े तौर पे साफ बोलने वाला, अब एक मिसाल के तौर पे पश्तो स्पीक है, एक बंदा है जो है ना पंजाबी स्पीकिंग है, एक है सिंधी स्पीकिंग है। तो अब वो जब उर्दू बोलेंगे ना उनकी उर्दू में ज़रूर उसका मिक्सअप आ जाएगा और पता चल जाएगा। और एक सेकंड में उर्दू स्पीकिंग जो बंदा होगा ना वो एक सेकंड लगाएगा बताने में कि भाई ये बंदा जो है ना सिंधी है, बलोची है या पठान है या क्या है। एक सेकंड लगता है हमें पता लगने में अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा किसी को भी नहीं पता लगेगा कभी भी। आप कुछ भी कोशिश कर लें आप बता ही नहीं सकते हम कौन है। ये महारत है माशाल्लाह उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरों की समझ लें या जो भी कह लें, आप मेरा भी कोई नहीं बता सकता। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ।
आप मुझे जो भी कहेगा ना वो कहेगा कि जी आप उर्दू स्पीक लग रहे हैं, जी आप मुझे मुहाजिर लग रहे हैं बात समझ रहे हैं। लेकिन आप में से जो भी बात करेगा ना तो हम इंशाल्लाह उसको बता देंगे। अगर वो रियल मतलब उर्दू स्पीक हुआ ना तो वो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि हम फंस जाएं, लेकिन जो रियल उर्दू स्पीक नहीं होगा ना उसके अलावा वाले सबको हम बता देंगे। तो वो 1% कोई होंगे ऐसे लोग, क्योंकि हमें अंदाज़ा है, हमें पता है कि वो एकदम ना किस हर्फ पे ना गलती करेगा एक तो का की के में बड़ा गलती कर देते हैं, एक मुज़क्कर मुअन्नस में बड़ी गलतियां करते हैं, और भी बहुत सारी गलतियां। जैसे एक बड़े आलिम थे, वो जब बयान कर रहे थे ना तो उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारा कौम जो है ना, तो जब उन्होंने ये बात बोली तो बाद में उनको किसी ने बोला कि हज़रत, या दौरान बयान बोला, ऐसी हंसी मजाक का माहौल था, तो उन्होंने कह दिया कि हज़रत हमारा कौम तो नहीं होता, हमारी कौम होता है, हमारी कौम। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी कौम होती होगी, हमारा तो कौम ही है हमारा तो क्या है, हमारा तो कौम है, यानी कि जैसे कहते हैं ना भाई मर्द है ताकतवर है, यानी आपकी होती होगी कमज़ोर, लेकिन हमारी कौम ताकतवर है और मजबूत है। तो उसने कहा हमारी कौम वौम नहीं है, हमारा कौम ही है वाकई में, यानी कि वो ताकतवर स्ट्रॉन्ग है, उनका कहने का मकसद माना तो वो एक बहरहाल उन्होंने मजाक चल रहा था तो ऐसे कहा। तो हमें वो हरकतों से ना एक आध हर्फ से पता चल जाता है, पकड़ में आ जाता है, मुज़क्कर मुअन्नस मेल फीमेल की जहाँ वो एकदम गलती कर देते हैं। अच्छा, ये हैरत की बात है कि हमारे बाज़ दफ़ा उर्दू स्पीक लोग भी जो है ना गलतियाँ कर देते हैं। इसमें हैरत की बात है, जिन्होंने मतलब उर्दू को सही नहीं सीखा, लेकिन जो आम ऑफिशियली और ऐसी ज़बान है वो उर्दू ही है, जो पूरे पाकिस्तान में ऑफिशियली लैंग्वेज भी है, जिससे हमारे कल्चर की वसात होती है। हाँ, बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिधर उर्दू बोली जाती है। वाकई मकसद के एक कम्युनिटी है, वो ख़ास रहती है एक जगह पे, और वहाँ पे वो उर्दू ही में बात करते हैं। बल्कि हमने तो ख़ुद अपने मुसलमानों से सुना, यार मुंह थक गया मेरा बोल बोल के। क्यों भाई, क्या हो गया यार? अंग्रेज़ी उनको बहुत अच्छी आती है, लेकिन चूँकि अपनी ज़बान नहीं है तो वाकई उनका मुंह थक जाता है। कितनी आप कोशिश कर लेना, आखिर वो फिर उर्दू पे आ जाते हैं, या छड़ो जी ये अंग्रेज़ी ज़बान, और वो अपना पंजाबी पे शुरू हो जाते हैं फिर से, क्योंकि थक जाता है ना बेचारा। जितना जहाँ भी आर्टिफिशियल चीज़ होगी ना तो इंसान थक जाएगा, एक वक्त आए। नेचुरल चीज़ होगी ना वो इतनी आसानी से नहीं थका। जो आपकी असलियत है ना, नेचुरल जो कुदरत है, इसीलिए आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी भी हैं वो जहाँ कहीं भी हो ना तो इंसान को थका देती हैं, आखिर बल्कि मार ही देती हैं। आर्टिफिशियल इंसान अल्लाह उसके रसूल को भी पसंद नहीं है। जो लोगों के सामने कुछ और बन जाए और पीछे वो कुछ और हो, ये आर्टिफिशियल हुआ ना, कि लोगों के सामने। बल्कि मैंने कितने लोगों को सुना, बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही कि जी हम थक जाते हैं लोगों के सामने, चूँकि उनको अलग अंदाज में पेश आना पड़ता है ना, तो वो थक जाते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के। वैसे वो मुस्कुराने के आदी नहीं होते, तो थकने से वो परेशान हो जाते हैं। चले जी, लिटरेचर एंड पोइट्री किसका नंबर था? हमारी जो देखें माशरा है ना, उसमें कल्चर का एक बड़ी तीसरी निशानी जो है वो हमारी जो पोइट्री होती है ना, और उसका लिटरेचर जो होता है, जो हमारे पिछले लोगों ने नुमाया तौर पर वजाहत के साथ बहुत से लिटरेचर लिखे हैं, और बहुत सी जो है ना यूँ समझ लें कि शायरी लिखी है, जिसके अंदर क्या होता है कि आम तौर पे असल आपकी ज़बान की लुगत जो है ना वो वाज़े होती है, और उसमें आपकी तारीख़ी बहुत सी चीज़ों को वाज़े किया जाता है चंद इन शॉर्ट वर्डिंग्स के अंदर, मुख्तसर अल्फाजों के अंदर उनको बयान कर दिया जाता है।
और एक समंदर जो है ना समझा दिया जाता है, यूँ समझ लें कि समंदर को कूज़े में भर दिया जाता है चंद अल्फाजों के अंदर। एक शेर होता है, 2 लाइनों पर वो मुश्तमिल है, लेकिन उसके अंदर बाकायदा पूरी स्टोरी मौजूद होती है, सारे वाक़यात की तरफ वो इशारा कर रहा होता है। बज़ाहिर तो देखा जाए वो चंद अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन ये आपकी जो शायरी होती है, ये जो लिटरेचर होता है बहुत शॉर्ट सा, वो आपकी असल में सकाफ़त को नुमायाँ कर रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपकी तारीख़ को पूरा बता रहा होता है, पता चल रहा होता है इससे आपका कल्चर। तो आपकी जो शायरी होती है, बड़े बड़े शुआरा भी गुज़रे, बड़े बड़े लिटरेचर लिखने वाले मजबूत तरीन लोग गुज़रे, जैसे कि एक बड़े अल्लाह वाले आलिम गुज़रे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा इल्म बांटा, तकसीम किया। किसी ने उनसे पूछा, गालिबन सकरात नाम है उनका, जो कि साइंस के भी बड़े माहिर थे, और किसी ने पूछा कि हज़रत आपने इतना जो है ना साइंस को दरियाफ्त कर लिया, इतनी आपने जो है ना उसके अंदर इजादात कर ली, इतना इल्म आप लिख लिया आपने, ये सब कैसे हुआ? तो उसने कहा कि मैंने अपने मैदे में पानी डालने से ज़्यादा अपने चिरागों में तेल डाला है, रातों को यानी कि जागा हूँ। इसीलिए एक अल्लाह वाले ने कहा था कि जब आप अगर चाहते हैं ना ज़्यादा इल्म सीखना, ज़्यादा अच्छा पढ़ना लिखना जानते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो बस उसके लिए आपको रातों को जागना पड़ेगा। रात को जागने वाले का दिमाग अगर वो पढ़ाई के मकसद से जाग रहा है तो वो तेज़ हो जाएगा, मोबाइल के और 2 नंबरी के चक्करों में तो वो फेल हो जाएगा, दिमाग ही ख़राब हो जाएगा अगर सही भी हुआ। लेकिन दिमाग को आप और स्ट्रॉन्ग और मज़बूत करना चाहते हैं ना, तो उसका तरीका है कि आप रात में भी एक्स्ट्रा स्टडी करें, थोड़ी देर ज़रूर करें, और तहज्जुद पढ़ें, फिर सो जाएं। फिर आप देखें आपका जहन दिमाग के साथ तेज़ हो जाता है। और वाकई ये बॉडी पार्ट्स का यही मामला है, जिस्म के तमाम आज़ा का, जिसको आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो उस कदर तेज़ होता जाएगा। तो दिमाग चूँकि हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, चुनाचे अब हमें हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया। वरना ऐसे लोग अभी भी दुनिया में मौजूद हैं जो इस एक स्लाइड को एक दफ़ा देख लेंगे उन्हें याद हो जाएगी, अगली स्लाइड कर लें, वो एक दफ़ा किताब नज़रों से गुज़र जाती थी तो वो उनको याद हो जाती थी। और ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं हैं लोग, और उनके भी हाफ़ज़े की मजबूती की यही वजह है। वो जो ख़ुद बताते हैं ना कि भाई हमने रातों को जाग जाग के ना और पढ़ाइयाँ की हैं, मुताल्ले किए हैं, स्टडी की है, उससे हमारा हाफ़ज़ा तेज़ हो गया। चुनाचे एक दिन में एक पारा याद कर लेते थे माशाल्लाह। अभी मेरी बच्ची ने देखें माशाल्लाह, कल की बात है, 6 सफ़े एक दिन में याद कर लिए कुरान के माशाल्लाह, 6 सफ़े। ये तो मैं अपनी बच्ची का हाल बता रहा हूँ, और हमारा अपना ख़ुद हाल ये था, जब मैं भी हिफ्ज़ कर रहा था, मैं 4 दिन में एक पारा याद कर लेता था, 4 दिन में। आपने ये तो सुना ही है ना कि एक दिन में ही एक पारा याद करते थे, ऐसे भी लोग हैं, अभी भी हैं दुनिया में। 30 दिन में उन्होंने कुरान याद कर लिया, 4 दिन में। तो मैं अपना हाल आपको बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सब पॉसिबल है, ये कोई मुश्किल बातें नहीं है। लेकिन ये एक दिन की मेहनत से नहीं होगा कि आप चाहे मैं एकदम कल ये काम कर लूँ, या लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम में बस एक दिन पहले ये काम कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये आपको प्रैक्टिस रोज़ाना थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी, तो आपका जहन ऐसा तेज़ हो जाएगा, फिर आपको कोई बात भूलेगी भी नहीं, इतनी आसानी से आप फिर जो है ना हर बात आपको याद रहेगी, जहन में बैठ जाएगी। तो दिमाग को तेज़ करने के लिए रोज़ाना दिमाग चलाना भी ज़रूरी है। फिर आपको हर दुआ आसानी से याद होगी, हर चीज़ आप याद करना चाहें आपको आसानी से याद हो जाएगी, हिफ्ज़ हो जाएगी। हम तो नोट करते हैं ना चीज़ें, ऐसे ऐसे तलबा वो दर्स में बैठते थे, वो कोई नोट नहीं करते थे, वो अपने दिमाग में नोट करते थे हर बात को। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट भाई, ड्रेस। Dress is an important manifestation of culture. Traditional dresses of Pakistan undergo changes in the light of local traditions, economic and
Christians' way of living and wealth in the religion, but in all provinces, people generally wear shalwar. हमारे यहाँ जो एक चौथा पॉइंट है ना, वो कल्चर को समझने के लिए आपके कपड़े होते हैं। और कंप्लीट ड्रेस क्या होता है इसके साथ, कि जिसने, जैसे लड़के ने भी कैप पहनी हुई है ना, तो ये कंप्लीट ड्रेस में है। और इनकम्प्लीट ड्रेस क्या होता है कि देखो मेरी टोपी उल्टी थी, किसी ने नहीं बताया, ये अब सीधी हुई है। ये मैंने धोई थी ना असल में, तो हेलमेट में उल्टी पहनता हूँ ना फिर, ताकि ये हेलमेट इसको गंदा करता है। ये मैंने अब सीधी करी है, क्योंकि धागे वो अंदर से जब उल्टी होगी तो धागे दिख रहे होते हैं। तुम में से किसी को भी नहीं पता चला, सारे सो रहे हो। अब ये सीधी हो गई। अच्छा, तो जब आपने ये हेड भी पहनी हुई है ना, इसका मतलब है, सुन लो भाई आंटी, इसका मतलब है कि आपने जो है ना कंप्लीट ड्रेस पहना हुआ है। बात समझ आ रही है? ये जब मैंने पहना हुआ है तो क्या मतलब है इसका? ये कंप्लीट है। और इसका क्या मतलब है? इनकम्प्लीट। बात समझ आ गई? क्योंकि आप जो समझदार टेलर होते हैं ना, टेलर, दर्जी, कपड़े सीने वाले, या डिज़ाइनर हो, जो समझदार की मैं बात कर रहा हूँ, बेवकूफ़ डिज़ाइनर की बात नहीं कर रहा, ठीक है? जो समझदार डिज़ाइनर है वो आपको ये बात बताएगा जब उसको खुद पता होगा कि कंप्लीट ड्रेस क्या होता है। जब बेचारे को खुद ही नहीं पता तो वो आपको क्या बताएगा? तो ये कंप्लीट ड्रेस और समझदार डिज़ाइनर, समझदार टेलर को जब आप अपना कपड़ा देंगे ना सीने के लिए, तो वो उसी में से आपकी टोपी और दुपट्टा भी सी कर देगा। वो आपको कहेगा कि इसमें ही दुपट्टे का भी कपड़ा होना चाहिए, एक्स्ट्रा इतना होना चाहिए, और वो आपको उसमें स्टिच करके देगा। बात समझ आ गई? और अगर आप समझ लें कि आपको उसने, अगर जो है किसी मेल ने सिलाई के लिए कपड़े दिए थे, उसको टोपी सीकर उसने नहीं दी, किसी फीमेल ने दिया था, उसको दुपट्टा उसने बना के सी के सारा पीको शीको करवरा के नहीं दिया, तो इसका मतलब वो वैसे ही डिज़ाइनर अनाड़ी बंदा है। उस बेचारे को पता ही नहीं है, ABCD नहीं पता। तो ये आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही समझाया है कि ये जो कुरान ने ज़िक्र किया है ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, लिबास, ये तो अल्लाह ने देखे सबसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अल्लाह तो जानते हैं ना सब, तो वो पूरा है ऊपर से लेके नीचे तक। अब यही वजह होती है कि जब हम सर को ढकते नहीं है ना, तो एक तो ये बीमारियों का भी ज़रिया है, दूसरा ये गंजेपन का भी ज़रिया। फिर वो ट्रांसप्लांट कराते हैं और ये सारा कुछ होता है ना। एक साहब के एक लट यहाँ लगी हुई थी, पूरा गंजे थे वो, बस एक लट लगी हुई थी। तो किसी ने पूछा ये आपने क्या किया? तो उसने बोला ट्रांसप्लांट कहते हैं ना इसको, ट्रांसप्लांट कराया मैंने। तो बोला भाई पूरे सर का करा लेते, आपने एक लट लगाई है सिर्फ। उन्होंने कहा भाई $1 में एक बाल लगाए तो मेरे पास इतने ही डॉलर थे, पूरे सर के डॉलर थे ही नहीं, तो मैं वरना पूरे सर के लगवा लेता। ये देखो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। और ये बाल गिरते भी इसी वजह से कि हम सर को खुला रखते हैं। मैं आप लोगों को नहीं कह रही ये बात, ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ, ठीक है? तो इसीलिए भाई ये तो बड़ी बूढ़ियाँ भी समझती थी कि ये तो घर की बरकत है, रहमत है। ये अमल बहुत ज़रूरी है, भले आप इसको ना माने वो अलग मसला है, लेकिन मैं कह अपने आप को रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। तो यही ड्रेस है, रियल ड्रेस जो है ना, असल वो यही है कि आप कंप्लीट ड्रेस के अंदर रहें। और हर कल्चर का अपना ड्रेस है। शलवार कमीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ माशाल्लाह मुसलमानों में ये ड्रेस है। डाइट पे आ जाए, नेक्स्ट कौन है? वहाँ लड़का, चलो भाई। हाँ, इस्लामिक प्रिंसिपल क्या है, कोई मुझे बता सकता है खाने से रिलेटेड? हमारे हैं हलाल प्रोडक्ट्स खाना। और आप क्या कह रही थी? गरम नहीं खाना, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं, चबा चबा के खाना, चबा चबा के खाना। और पानी 3 सांस में पीना। और
बैठ के खाना पीना करना, हाथों से खाना और सीधे हाथ से है, सीधे हाथ से खाना, हाँ, और ज़ाया नहीं करना। और क्या है इस्लामिक फूड खाने में? चबा चबा के खाना। और इस्लामिक खाने का तरीका, मुसलमानों इस्लामी खाने का तरीका कोई बताओ। सर ढाक के खाना, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला पढ़ के खाना। हर वो तरीका जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया उसके मुताबिक खाना, सर ढाक के खाना, हाथ धोकर खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, अपने सामने से खाना, और उकड़ू बैठ के खाना जैसे नबी अलैहिस्सलाम बैठते थे। यानी कि हाँ, खाने के बाद शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ना। अगर किसी ने आपको खिलाया है तो अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, ये दुआ पढ़ना। और ऐसे दो जानों खड़े करके यानी कि बैठ करना, फिर खाना, ताकि कम खाया जाए। इन सारी बातों के अंदर जो एक बात कॉमन आती है ना, वो क्या आती है कि इस्लाम चाहता है कि कम खाएं। ऑलरेडी इस्लाम डाइट करना चाहता है कि आप डाइट पर रहें शुरू से, बाद में डाइट पर नहीं आए। यानी कि हाँ, जब भी आप इस्लामिक कल्चर को फॉलो करेंगे ना खाना खाने में स्पेशली, तो आप ऑटोमेटिकली खाना कम खाएंगे। ज़्यादा खाने को इस्लाम मोटिवेट करता ही नहीं है कि आप दबा के खाएं, खूब खाएं। यानी कि ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आप ऑटोमेटिकली ख़ुद कम खाएंगे। 3 उंगली से अगर आप चावल उठाएंगे, जो कि सुन्नत है, तो ख़ुद ब खुद कम उठेंगे सीधे हाथ से ही और अपने सामने से ही। अब बोटियाँ आलू इधर उधर चले गए, लेकिन आप अपने सामने से ही खा रहे हैं तो कम खाएंगे। ये थोड़ी घुमा के अपनी तरफ कर लेंगे। इसीलिए वो जब एक मुसलमानों का तरीका भी यही है ना, एक साथ मिलजुल के खाना, एक थाल के अंदर डाला और सब उसमें घर वाले खा रहे हैं, इसकी बरकत ही अलग है। और अलग अलग प्लेटों में, बर्तनों में तो इंसान थोड़ी खाते हैं। मुसलमान खुसूसन एक ही थाल के अंदर सब घर वाले, उसी में वालदा भी हैं, वालिद भी हैं, सारे बच्चे भी एक साथ खा रहे हैं, उसका मज़ा ही अलग। और इसमें होता क्या है कि फिर सुन्नत तरीके पे अमल करना भी आसान हो जाता है। जाओ हाँ ले आओ। दूसरा ये कि जब आप ऐसे किसी ने थाल में जो है ना सारा चावल शावल डाले, तो बोटियाँ वोटियाँ इधर उधर चली गई, अब वो इधर बैठा हुआ है। अब वो बेचारा जो है ना एक ऐसे लकीर खींच के कह रहा है, भाई इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लकीर खींच के यानी बोटियाँ इधर आ जाए। और दूसरे ने जो है ना जब देखा कि भाई ये तो अपनी तरफ बोटियाँ ले जा रहा है सारी, तो उसने भी फिर एकदम यूँ घुमा के इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़लज़ला आ गया प्लेट के अंदर ही। तो ये भी होता है बहरहाल पे। लेकिन ये मज़े तो तब है ना कि जब आप इस्लामी तरीके से जो है ना खाना खा रहे हो। अगर ऐसा नहीं खाएं फिर ऐसे मज़े भी कहाँ हैं। अलग अलग खाने में वो मज़ा नहीं है जितना मिलजुल के खाने में। ये थोड़ा सा रह गया। मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये इस्लामिक कल्चर का एक पार्ट है। हाँ जी, पढ़ लें मेल जी, मेल जी पढ़ लें। बस ये एंड पर है। हाँ अभी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। चलो भाई खामोश हो जा, मेल पढ़ लें, खामोश हो जा। होता ये कि जो मेल होता है ना, ये इसको डोमिनेंट सोसाइटी बनाया है, यानी कि फैमिली का हेड मेंबर है ये। और अक्सर केसेस में इसी को चाहिए कि ये जो है ना हेड ऑफ डिपार्टी बना रहे। और लेकिन घरेलू अंदर जो के मामलात हैं उसके अंदर औरत को ही ज़िम्मेदार बना दे कि भाई आपकी मर्ज़ी है, खाना घर के अंदर के मामलात जितने भी हैं उसमें आप जो
करना चाहो करती रहो, जो पकाना है आपकी मर्ज़ी है, जो हमें खिलाना चाहती हो, जो आप जैसे घर की जो है ना तरतीब बनाना चाहती हो, घर के अंदर के मामलात वो आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, फ़ैसले जो लेने हैं वो फिर मर्द देख ले, चूँकि ये दुनिया के स्टेट्स भी हैं अब तक के ना, जो उन्होंने ख़ुद निकाले और बताए कि भाई जहाँ जहाँ हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करा, मर्दों को और औरतों को, जो भी जिस फर्म की कहीं पे ख़ातून बड़ी थी या मर्द थे, तो हमने जब उनका तकाबुल निकाला ना आपस में, तो हमें ये पता चला कि भाई मर्द हजरात जो है ना वो तकरीबन कई गुना ख़वातीन से आगे रहे। कई फर्म्स के अंदर ना ऐसा था, कई कंपनीज़ के अंदर जिसके सीईओ जो मर्द थे, मेल थे, तो फ़ीमेल हालांकि ऐसी अल्लाह ने माशाल्लाह वो सिंफ बनाई है कि इसको तो जो काम ज़िम्मे दे दो ना तो ये एक्सीलेंस उसके साथ जो है ना उस काम को करना चाहती, पीछे लग जाती है, करके ही छोड़ना है, अगरचे वो काम ना होना ही ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन उसने करना है। तो मर्दों का मामला क्या है कि उन्होंने जो है ना उसमें समझदारी से काम लेते हुए और उनकी एफिशिएंसी जो है ना ज़्यादा आगे निकली। लेकिन जहां आप घरेलू मामलात को देखें तो उधर भाई ख़वातीन ही आगे, सीधी सी बात है, मर्दों से कई गुना माशाल्लाह आगे, 50% से भी ज़्यादा आगे, चूँकि वो उनका एक कहा जा सकता है ना स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर। लेकिन उसमें भी माशाल्लाह बाज़ ख़वातीन खुद ये बात मानती हैं, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ खाना पकाने को ले लें तो औरतें खुद कहती हैं फ़ीमेल्स के, हाँ भाई वाकई मर्दों के हाथ में जो जायका है ना वो वाकई नहीं है। कि अब ये पता नहीं क्या बात है, लेकिन ये हकीकत है, ऐसा हमने ख़ुद ख़वातीन से सुना है। तो ये एक मकसद अजूबे की बात है कि क्यों ऐसा है, वाकई क्यों उनके हाथ में इतना जायका आ गया। हालांकि ये तो काम बचपन से देखा जाए तो ख़ातून कर रही है, लेकिन बहरहाल ऐसा भी हमने सुना है। चलें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स, किसका नंबर है भाई? ये वाली लड़की। वैसे तो देखा जाए हमारा नेशनल गेम तो हॉकी है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा जो आप देखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत बैडमिंटन, टेनिस वगैरह ये खेला जा रहा होता है। हॉकी तो बहुत कम जगहों में खेला जाता है। ये खेल भी इस बात की निशानी होता है कि आपके कल्चर को नुमाया कर रहा होता है, वाज़े कर रहा होता है आपके कल्चर को। चलें जी, रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेक्स्ट लड़की। जैसे हमारे यहाँ ईद उल अज़हा है, ईद उल फ़ितर है, दो ईदें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फ़रमाई। अब हम अपनी मर्ज़ी से अगर कोई तीसरी ईद बनाते हैं तो ये गलत है, ये बिदअत हो जाती है। या हम अपनी मर्ज़ी से कोई चौथी ईद बना लेते हैं, वो भी बिदअत हो जाएगी, वो भी गलत होगा। जो भी अमल हम ऐसा करते हैं कि जो दीन से हटकर है और उसको दीन का पार्ट हम काउंट करते हैं, तो इसी को बिदअत कह दिया जाता है। तो ईद दो हैं फेस्टिवल मुसलमानों के जो उनके कल्चर को वाज़े कर रहे होते हैं। चलें, कल्चरल वेरिएबलिटीज़, नंबर ऑफ डिफरेंस इन कल्चर लाइव इन स्पाइट ऑफ जनरल यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन कल्चर्स। रीजनल लैंग्वेजेस क्या है, पढ़ लो भाई। चलो भाई, तुम्हारा है ना। हाँ, सराइकी कौन बोलते हैं? उससे पूछ रहा हूँ ना, वो जवाब दे ना, ताकि सराइकी लोग सराइकी बोलते हैं। सराइकी कौन बोलते हैं? ये उनका क्या कल्चर क्या है उनका? हाँ, पश्तो कौन बोलते हैं? अच्छा चलो ये बताओ। पठान पश्तो बोलते हैं, पठानी बोलते हैं वो तो। पश्तो बोलने वाले पठान थोड़ी हैं, वो अलग हैं। वो पश्तून कहलाते हैं, पश्तून। उनको पश्तून बोलते हैं, पठान नहीं है। पठान वो गुस्सा हो जाएंगे आप अगर बोल दिया। आप पश्तो बोलती हैं, आप पठान नहीं, आप पश्तून हैं। पश्तो बोलनी है तो पश्तून हुई ना।
पठान पठान पठानी बोलेगा जैसे सिराइकी बोलता है भाई, सीधी सी बात है। सिंधी जो होगा वो सिंधी बोलेगा। अच्छा भाई, ड्रेसेस पे आ जाए। राइट हैंड साइड से शुरू करें, कौन सा ड्रेस है भाई? पंजाबी ऐसा होता ही नहीं है। पंजाबी तो ये है धोती वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला पंजाबी। ये वाला कौन सा है? ये वाला, ये गुजराती हो गया। और ये बलोच, सिंधी तो ये बेचारा सिंधी, ये वाला बलोची है। ये तो बेचारा सिंधी है। ये टोपी देखो, अजरक वाली टोपी है। ये बलोची है। अच्छा चलो, बलोची है। और ये कौन है? ऐसे ही मुंह उठा के आ गया ये। कोई तो होगा भाई। पंजाबी, पंजाबी तो ये है, धोती बांधी हुई है। ये पंजाबी है, ये टोपी घर में भूल गया बेचारा। ये सिंधी होगा फिर, टोपी भूल गया। क्या ख्याल है? बाल बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या है इसमें। चलो बहरहाल, फैमिली ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, कास्ट एंड ट्राइब्स। देखो, बाज़ ऐसी कास्ट होती हैं, ज़ात होती हैं, बाज़ उनके कबाइल ऐसे होते हैं कि जिनसे आपको उनका फ़ौरन पता चल जाता है। इसीलिए आमतौर पे हमारे यहाँ रिश्ता करते हुए ज़रूर ये चीज़ पूछी जाती है, भाई कास्ट क्या है और आपका जो है ना ज़ात कौन सी है, ताकि वो उसके हिसाब से ना रिश्ता जोड़ तोड़ करे। ये सब होता है। चलो बस यहीं तक रख लो इसको। हाँ, ये वाला देख लो भाई। व्हाट यू नो अबाउट पाकिस्तानी कल्चर। अब ये अभी इसको यहीं पर ही फिल करो, बताओ भाई। मेजॉरिटी कल्चर हमारा क्या है? लैंग्वेज उर्दू। और सब कल्चर क्या है? पंजाबी, बलोची, सिंधी, ये सारा कुछ है ना। हाँ, राजस्थानी, ये सारा कुछ। पहले मुस्लिम, आई एम मुस्लिम, फिर आई एम पाकिस्तानी, फिर आई एम उर्दू स्पीकिंग। अच्छा, रिलीजन क्या है? सबसे पहला इस्लाम है। फिर अदर सब कल्चर्स में क्या है रिलीजन? हिंदुइज़्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, बुद्धिज़्म वाले कम हैं बहुत। इस तरह और भी बहुत से, सिख भी हैं, ये सारे। अच्छा, कपड़ों पे आ जाएं, क्लॉथिंग, सलवार कमीज़ ज़्यादा वो है। फिर सब कल्चर्स में क्या है? साड़ी है। हमारे वैसे सब कल्चर में पेंट शर्ट नहीं है, सब कल्चर में नहीं है पेंट शर्ट, क्योंकि यहाँ पर आम तौर पे अंग्रेज़ नहीं रहते। जो रह रहा होता है वो सब कल्चर में काउंट होगा। जैसे कि इधर साड़ी पहनने वाली ख़वातीन है, इसी तरह झोला पहनने वाली ख़वातीन है। फिर मर्द, हाँ मर्द जो हैं धोती पहनने वाले भी हैं। इसी तरह जो है ना वो नवाबी स्टाइल वाले जो कुर्ता वो होता था पजामा, वो पहनने वाले। इस तरह फैमिली, मेजॉरिटी कल्चर ऑफ फैमिली हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम, मर्ज यानी कि सब मिले जुले। मोबाइल बंद करो भाई, इधर तवज्जो करें दोनों। आप दोनों से कह रहा हूँ, मोबाइल दोनों बंद करें, इनको भी कह रहा हूँ, इधर देखें। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है फैमिली सिस्टम? क्या है भाई? जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और सब कल्चर फैमिली सिस्टम क्या है? तो जॉइंट नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? सेपरेट फैमिली सिस्टम हुआ। और उसके अलावा भी बहुत सारे फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ। चलें, फूड में क्या है हमारे यहाँ? चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी। हलाल प्रोडक्ट्स है ना, हलाल प्रोडक्ट्स।
रोटी भी हलाल में आ जाती है ना। फिर सब कल्चर्स में क्या आ जाता है? सारी चीजें आ जाएंगी, खोसा भी आ जाएगा। खोसा होता है, क्या होता है? खाउसा। वो पहली दफ़ा जब हमारे सामने रखा तो अब हम इंतज़ार में थे कि भाई रोटी लेकर आए, सालन तो आ गया। और उन्होंने जब फिर वो शुरू नहीं कर रहे थे खाना, हम भी नहीं शुरू कर रहे थे, भाई रोटी तो आई नहीं। तो फिर उन्होंने हाँ खाया है। तो वो तकरीबन उसके साथ पता नहीं 18-20 चीज़ें वो छोटे छोटे उसमें रखी हुई थी अलग अलग। फिर उन्होंने खुद बनाई सारी चीज़ें, तो हमने कहा ये तो चाट बन गई पूरी। चाट नुमाई थी, उसमें नूडल्स नुमा भी कुछ थे वैसे ही। और वो खाने की जगह खाना है, खाउसा कहते हैं उसको। अच्छा, ऐसे ही फेस्टिवल्स ईद उल अज़हा और ईद उल फितर है। और दूसरों के जो हैं वो ज़ाहिर हिंदू भी रहते हैं तो उनकी दिवाली भी है, क्रिश्चियन है तो उनका ईस्टर, ये सारा कुछ है। आर्ट में क्या है? कैलीग्राफी है। और दूसरों की सब कल्चर्स में हाँ हैंडक्राफ्ट, आर्किटेक्चर कह सकते हैं। उसमें भी बहुत सी जगह पे जो है ना आर्टोग्राफी हुई भी होती है। स्पोर्ट्स के अंदर क्या है? हॉकी हमारा नेशनल गेम है। और मलाखड़ा भी है। वैसे मलाखड़ा जो कुश्ती होती है, ये रेसलिंग, ये अंग्रेज़ों का नहीं है, मुसलमानों का ही है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से मुसलमान करते आ रहे हैं। और अगर दूसरे उसमें स्पोर्ट्स में देखेंगे तो आप फुटबॉल, क्रिकेट और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है भाई, चलें। अब ये बताएं जो हमारे ग्रुप्स थे वो कहाँ तक आ गए थे? अब ग्रुप नंबर किसका है जो रह गया रिमेनिंग? नेट नहीं चल रहा, एंड में लगेगी अटेंडेंस। अटेंडेंस लगेगी लास्ट में। बस ये हमारी स्लाइड्स हो गई। ये स्लाइड 8 है, ये स्लाइड नंबर 8। ये मैं अब शेयर कर दूंगा, या मैंने की है पहले। 8 तक हमने शेयर कर दी है। देखो नहीं, सर इसके बाद भी हो रिमेनिंग एक ग्रुप रह गया था ना इसमें। नहीं सर, मेरे पास सारे रिकॉर्ड पड़े हैं सर। एक तो जमानती वाला ग्रुप है जो डोनेशन थ्योरी करेगा, मामा और अमृता वाला ग्रुप करेगा। ग्रुप नंबर क्या है सर ग्रुप नंबर लजवंती वाला तो 8 है। भाई? ये ग्रुप नंबर 8 के स्टूडेंट्स लजवंती, अलाइका, इनका टू नेशन थ्योरी जो टॉपिक है, ये किधर हैं दोनों? 8 ग्रुप नंबर क्या है? अब वो तो ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारा जो जिसके साथ ग्रुप है उसके साथ आ जाओ तो हम निकाल लेते हैं। दे दो आप, हाँ आ जाओ। इनमें से नहीं है कोई? लजवंते और अलाइका दोनों नहीं है? लजवंते और अलाइका, आपका नाम क्या है? लाजवंती ये दी ना, ये बैठी। और अलाइका किधर है? बुलाओ उसको भी, बोलो। और प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन करो, कैसे करोगी जब तक यहाँ ओपन तो करो। जल्दी से आओ, ओपन करो यहाँ पर भी। टाइम कम है फिर। जी
ये नहीं करो ना, हमने कितनी दफा अनाउंसमेंट करी, ऐसा नहीं करें जो उसके पास मैंने तो बहुत मौका दे दिया हर क्लास में, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, फिर आगे असल में एक्टिविटीज फिर इतनी है ना। आप अपना आ जाए फिर ओपन कर लें, भेज दें, मुझे भेजें फिर। नहीं ना, पीपीटी तो एक होनी चाहिए ना सामने, ताकि पता तो चले आप क्या बता रही हैं। मुझे व्हाट्सएप करें। आपने मैसेज कर अटेंडेंस वाला लगवा के आ जाएंगे। ये रेगुलर क्लास थोड़ी छोड़ के कभी भी जा सकते हैं, जो नॉर्मल रेगुलर क्लास होती है ना।
हाँ हाँ करो ना। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे पहले जो है वो ये जो आइडिया था ये इन्वेंट किया था कि ये जब खाद में, क्योंकि उनको फील हुआ था उस टाइम में कि मुसलमान और हिंदू और जो भी अलग अदर रिलीजन है वो साथ में रहते। तो फिर बाद में लाइक पहले इसमें डिमांड थी, लेटर ऑन इट बिकम अ पाकिस्तान इन 1947। तो उसके बाद जो है वो पहले इसका सॉल्व करना होना था। तो सबसे पहले 1947 जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उससे पहले मुसलमान और हिंदू जो है वो साथ में रहते थे, और उनको जो है वो जो ब्रिटिश रूल था वो उनको जो है ना वो लाइक सारे जो डिसीजन था वो बोले था उनके, तो उसके बाद उन्हें फ्री विल नहीं थी कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू करें या कुछ भी इतनी मस्जिद नहीं थी, उनको बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। लेकिन हिंदू जो थे वो भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, दिवाली वगैरह इस तरह की चीजें वो खुल के सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो उसके बाद लाइक मुस्लिम जो थे स्पेशली उनका बहुत डिफरेंट रिलीजन था, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल, उनका ओढ़ना पहनना या जो भी चीजें थी वो बहुत डिस्टर्ब होता था, क्योंकि 3 तरह के लोग जो है वो एक ही जो है वो स्पेस पे रह रहे होते थे। तो उसके बाद जब क्या नाम है मुगल एम्पायर का वो डिक्लाइन हुआ, जो उनके डिमांड्स थे जो कुछ हुआ, उसके बाद मुसलमान बहुत वीक हो गए थे, वो अपने आप को बहुत अंडर प्रेशर फील करते थे, उनको लगता था कि उनको कंट्रोल करता है, उनके पास फ्री विल नहीं थी कि वो चीजें कर पाते। तो फिर उसके रिजल्ट में जो है पाकिस्तान तो ये डिसीजन आया कि जो है लाइक जो नेशन हिंदी आई कि दो लोग दो कौमें जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचती है, तो वो साथ में सरकार में चलो भाई, और कौन है जो रह गया रिमेनिंग स्टूडेंट, और कौन है? इनका नाम भी नोट कर लें, इनका ग्रुप नंबर भी देख लें क्या है। हनफा महमूद। और कौन रह गया स्टूडेंट भाई? कोई नहीं रह गया? और अभी अटेंडेंस भी मैं आपकी लेता हूँ।
मामा का तो बाकी है। अनाउंस करें इनका नाम क्या है। मामा, अमीका, माही और मुन्ना प्रेजेंटेशन के लिए आ जाओ। भाई आवाज आ रही है? ये जिनके नेम कॉल कर रही है क्या क्या नाम है मौजूद है इधर इनमें से कोई? फाइनल एग्जाम है, स्केड्यूल आया नहीं है। पहले आता है, मैं क्या बताऊं, मेरे पास नहीं है। 29 से सुना है, 29 से। अबीरा निसार और ज़ैनब जावेद राजा। इनमें से है मौजूद, क्या क्या नाम है? अबीरा निसार और ज़ैनब जावेद राजा। अबीरा और ज़ैनब और जावेद, ये क्या है? जुनैरा जावेद कौन है? ज़ैनब जावेद नहीं है, ज़ैनब जावेद भी। बस अब जो दे रहे दे दे, वरना फिर हम जीरो कर देंगे। अब फाइनल यही होगा, हम भी मजबूर हैं, अब क्या करें। सर आप नाम देख लें कौन कौन नहीं आया है पहले जिसका। बस वो उससे आगे क्रॉस कर दें, क्रॉस करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दें। जो नहीं आया वो हम इनकी मिन्नतें थोड़ी करेंगे कि आप मेहरबानी कर लें, आकर दे दें। ऑफ नहीं हो गया, पेपर निकालें और क्विज के लिए अपना नेम रोल नंबर लिखें। पेपर निकाल लें, क्विज के लिए नेम रोल नंबर लिख लें। मुझे क्या पता, आप लोगों के पास पेपर होने चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ी हूँ, मैं टीचर हूँ। पेपर निकाल लें, उसमें नेम रोल नंबर लिखें, क्विज नंबर लिखें, 3 या 2 जो भी है। अबे भाई क्या हो गया, इसके पीछे कर लें, इस पे मैं मार्किंग करता हूँ। जल्दी कर लें, अब टाइम कम है। मैं तो इसलिए चाह रहा था प्रेजेंटेशन करें, जब नहीं कर रहे तो अब क्या करें। जब मैं स्टूडेंट होता हूँ मैं पेन लेकर जाता हूँ।
10। आपने कल 40 MCQs करे हैं, कहाँ पे? तुम कहाँ से होली कुरान में आती हो? आपका नाम तो शायद आगे भी चला गया है, लेट आने वालों में टॉप पर है ना आप। रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, बाकायदा मांगा जाता है नाम जो बच्चे लेट आ रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा ना कि हमारी कोई शिकायत भी लाएगी तो पहले गिल्टी होगी। अच्छा ही है। अगर बिल फर्ज तुम्हें कोई बात बुरी लग गई यहाँ तो बच्चों को पता ही नहीं है ना बच्चों को क्या बात बुरी लग जाए बस। कोई नहीं लेना, मैं आंसर मुझे चाहिए बस बस आंसर दे दो, बाकी ख़त्म। वरना सर जिसको देना है वो दे दे, मुझको नहीं देना है। चलो आ गया भाई। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। हर तकरीबन 1 मिनट के बाद बड़ा करो नहीं, बड़ा करने बोला। 1 मिनट बाद मैं इसको आगे करता जाऊंगा। बस सही नजर आ रहा है? जी हाँ, बस आपने ऑप्शन नंबर डालें, ऑप्शन सेलेक्ट करके ABCD जो भी है वो डाल देगा। इस तरह करते जाएं जल्दी जल्दी स्टार्ट कर ले फौरन। कैसे स्टूडेंट हो यार तुम लोग? तुमने पास कुछ है ही नहीं है तुम्हारे पास। पेन दे दो इसको भाई, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो? आपके पास भी नहीं है? एक्स्ट्रा पेन है, दे दो भाई इनको। एक तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। देख लो, पता नहीं किसका है। एक पेन एक्स्ट्रा किसी के पास है तो इनको दे दो, एक उनको भी दे दो। पहुंचे हुए बच्चे हैं। एक्स्ट्रा पेन है, दे दो भाई इनको भी, उनको भी दे दो। इजाफी पेन है एक्स्ट्रा पेन है, दे दो भाई। सर पेपर भी चाहिए मुझे तो। पेपर भी दो भाई इनको। नहीं दे रहे, कंजूसी कर रहे, 5 रुपए का पेपर नहीं दे रहे। दे दो भाई, 10 रुपए दे देगी ये। हाँ वही ना, 10-20 रुपए दे देते हैं। 20 रुपए दे देगी, खाना खिला देगी बस। आइसक्रीम और खाना खिलाएगी जो उसको पेपर देगा। हाँ, खाना नहीं आइसक्रीम। आइसक्रीम खिलाएगी। चलो, जिसको आइसक्रीम खानी है वो इसको एक पेपर दे दो। बस आंसर डालें ABCD जो आपको सही लग रहा है। आइसक्रीम किसको खानी है? आइसक्रीम आपको खानी है? एक पेपर दो जल्दी से इसको, ये खिलाएगी अपनी जिम्मेदारी पे आपको। आधा फाड़ के दे दो, इसमें से आ जाएंगे तुम्हारे
इसी पे आ जाएंगे आप। भाई ये देख लो, इसका नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? हुरैन को तुमने आइसक्रीम आधी आइसक्रीम दूंगी अब। नहीं पूरी खा रहे। पहले हमने इसको राजी किया। चलो भाई नेक्स्ट कर रहा हूँ अब मैं। तुम्हें भी नहीं है? तुम क्या खिलाओगी? बिरयानी? ये तो आइसक्रीम खिलाएगी, तुम बिरयानी खिलाओगी तो बताओ। सर थोड़ा सा नीचे भाई एक पेपर निकालो, बिरयानी खानी है हमने। सर मेरी कॉपी खराब हो जाएगी वैसे स्कूल की। और किसी के पास नहीं है पेपर? अरे यार इसमें भी वो का है, ये अटेंडेंस शीट दो, उसको पढ़े। अल्लाह करे आदि आगे जगह हो, नाराज ना हो जाए। मैं भी बोलूँगा सर अब क्या करें। नहीं नहीं, मैं बिरयानी खानी थी। किसने दी है? जुल्म कर दिया यार तुमने, बिरयानी रह गई मेरी। सर ये बताएं चिकन की या बीफ? कोई भी खिला दे, बगैर चिकन बीफ वाली खिला दे बोले। चलो भाई आगे कर रहा हूँ मैं। सबके पास आ गया पेपर? पेपर पेन सबके पास है? टू तो आ रहा है, टू कर लिया? जल्दी करो। टाइम नहीं है ज़्यादा। नहीं भाई अभी आएंगे तो लगेगी क्या हो गया, क्यों पीछे पड़ गए तुम? वो एक बैठी हुई है उधर, एक आई हुई है, वो CR बैठी हुई है वहाँ। मशवरे नहीं करो, खुद अपने जहन से करो बस, और मोबाइल से भी नहीं करना कोई। हाँ जो ऑप्शन है ABCD वो सेलेक्ट करके डाल दो बस, ABCD। चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, परसेंटेज वाइज इनके नंबर लगाएंगे, इंशाल्लाह मार्किंग भी करेंगे। चलो भाई जल्दी जल्दी कर लो, छत्ती छत्ती, फिर जाना है मुझे भी। हाँ 4 मिनट नहीं, 11:15 तक है क्लास। 11 तक है तो मैं भूल गया, ये घड़ी आगे भी है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। नाइन तो क्या हुआ है? बस 20 तक करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी करो, तेज तेज, टाइम कम है।
जल्दी करो जल्दी। आमना इफ्तिखार, अबीरा निसार, अबीरा, अदील अहमद, एमन बेग, आयरिश, आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीजा असलम, अमन शहजाद, अमीका, आयशा दिलावर, आयशा खान, अजीन शाह, भूमिका, फातमा तो जहरा। जल्दी जल्दी करें, मैं आगे कर रहा हूँ जल्दी से। हमना शमीम, हमना शमीम, हनफा महमूद, हंसिका, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन खान, हरीम फातिमा का है, इकरा मोहम्मद अमीन, जवेरिया। भाई इतना ज्यादा टाइम नहीं है, बस जितना टाइम है उतना ही देंगे। जवेरिया, लाइबा फैसल, लजवानते, माहम नसीम, माहीन, मारूक भुट्टो, माहिदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, मुकद्दस नईम, मुजना इम्तियाज, निकेता, फरीद, रिफत किफायत, सादिया भट्ट, सना फतानी, सारा शकील, सईदा अरीबा शाह, माहम बतूल। भाई तेज तेज जल्दी जल्दी करो। सईदा माहम बतूल, उमैमा मलिक, उमैमा जावेद, विनेश कुमार, लगा दिए। वारा फरहान, वारा फरहान, जुनैरा सलीम, जुनैरा जहरा शाह। जुनैरा जहरा का है। इसको कंप्लीट करके जाएं, देगा। पेन है एक्स्ट्रा? हम्म, कर रहा हूँ, रुको। हंसिका किधर है? हंसिका,
हो गए, यहाँ तक हो गया तो दे दो, कलेक्ट कर लो CR भाई। लगा दी। मार्क्स आपने लिखे हैं तो शॉर्ट में करवाया होगा। क्या चीज? हमने तो आपको पता है वीडियो भी भेजना है, आपने करवाया है। मेरी आने से सही करवाई है और उसकी 10 12 में आपने 10 कर दी। सर सही करवाए ना, वो डेडलाइन पे आएगी है। आज करवाए सर, और सबमिशन में तो मैं एक दिन से ऑफ करना पड़ेगा। सर आप सही करवा रहे हैं? करवा तो दिए मैंने, और क्या आपने करवा? तभी करवाई है, मेरी बात है क्या करवाई है? क्या है? आपने बोला क्या था करवाई कैसे है? हमने लिख के क्या दिया था? सारी क्लासेस ले चुकी हूँ। आपको ही पता है, आपको पता है मेरा मसला, क्योंकि आप नहीं करवा रही थी। बस हॉस्पिटल लगाया था सबके साथ। मैंने तो वहां से करवाई है, अब पता नहीं कितनी हुई है। आपने क्या बोला था? 2 करें बोला होगा। आपने लिखा क्या था उसमें? मुझे 8 करवानी थी, आप बल्ले से 6 करवा दो, पर आप करवाएं, मेरी डेडलाइन पे पहुंच गई है। अभी कितनी आ रही है? मेरी 10 आ रही है अभी। आप 6 सही करवाए, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस थी, मैं प्रूफ है कि मैं आपको क्लास के बाद मैसेज करती थी। क्लास के बाद करती थी ना, इसलिए कि आप क्लास में थी नहीं ना, क्लास में ही बोलती। सर आप मुझे जल्दी आओ, सर आपको पता है मेरा मतलब, आप जानबूझ के कर रहे हैं सर। मैं क्या जानबूझ के कर रहा हूँ? सर आप सही कर, आप खुद बोल रही है मैं क्लास के बाद करती थी, तो उसका आपने बोला था आप मुझे मैसेज कर दो, तो मैं क्लास के बाद आपको क्लास में ही करो, मैं ये बोलता हूँ। सर आपको पता है, मैं अगर मैं झूठ क्यों बोलूंगी अटेंडेंस के लिए? सर आपको पता है मसला है। हो जाएंगी जितनी आपकी आ रही है ना, मुझे दोबारा एप्लीकेशन लिख दो। कितनी भेजे सर आपको? तो मैं क्या करूँ, उनका सिस्टम है। सर आप उनको क्या बोले? 2 करेंगे ठीक खाली।